नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं शक्ति सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के इस सेशन में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की सीरीज के अंदर, बने रहिए मेरे साथ में अंत तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कौन से लॉन्च किया गया है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो जगह होगी उस जगह का नाम क्या होगा, चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा लेना। अगर इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भारत की फर्स्ट निजी स्पेस कंपनी कौन सी है, स्पेस कंपनी कौन सी है, तो उसका नाम क्या होगा, स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी। भारत की पहली निजी कंपनी का नाम क्या होगा, स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी है। इसके द्वारा जो छोड़ा गया पहला निजी रॉकेट है उसका नाम क्या था, विक्रम। विक्रम क्या था, एस था। विक्रम क्या था, एस था। निजी रॉकेट है, निजी कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। इसके द्वारा विक्रम एस रॉकेट क्या किया गया, छोड़ा गया था। आज का क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। अगर विश्व की निजी कंपनी पूछ ले, विश्व की सबसे प्रमुख है तो उस कंपनी का नाम क्या होगा, स्पेस एक्स होगा। स्पेस एक्स होगा। इसी कंपनी की जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाती है इसका नाम क्या है, टेस्ला कंपनी है। टेस्ला कंपनी है। टेस्ला कंपनी क्या करती है, तो टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाती है। और इन दोनों कंपनियों के मालिक कौन है, तो इन दोनों कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क। इन दोनों कंपनियों के मालिक कौन है, एलन मस्क है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च, चेंगलपट्टू से। कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर है। भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम होगा स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी। इस कंपनी के द्वारा कौन सा रॉकेट बनाया गया था, तो विक्रम एस बनाया गया था। अगर विश्व की सबसे प्रमुख निजी कंपनी पूछ ले तो उसका नाम क्या होगा, स्पेस एक्स होगा। अच्छा, स्पेस एक्स के द्वारा जो कार्य बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाए जाते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला। और टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, एलन मस्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के बीच में चल रहा सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ठीक है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17वां आंसर होगा। आपको अगर कंफ्यूज हो जाओ कि याद नहीं रहेगा सूर्य किरण, तो आप ऐसे याद कर लेना, सूर्य की सबसे पहले किरणें कहां पड़ती है, तो सूर्य की सबसे पहले किरणें कहां पे पड़ेगी, नेपाल। नेपाल के अंदर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखने। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचे के ऊपर ही सबसे पहले क्या गिर रही है, किरणें गिर रही है। तो इसलिए जो सूर्य की सबसे पहले किरण कहां गिरी, तो नेपाल के अंदर गिरी। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सा हो गया, सूर्य किरण युद्धाभ्यास हो गया। इसके अलावा अपन और भी प्रमुख युद्धाभ्यास देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछ ले, अजय वॉरियर, ये किसके बीच में है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में है। अगर आपसे पूछ ले कि खंजर, खंजर किसके बीच में है, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। भारत और किसके मध्य है, किर्गिस्तान के मध्य। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि मित्र किसके मध्य है, भारत और फ्रांस के मध्य। अच्छा, मित्र बोला है, अगर मित्र शक्ति बोल दे कि मित्र शक्ति किसके बीच में है, ठीक है, तो मित्र शक्ति किसके हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। भारत और किसके मध्य हो जाएगा, श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गरुड़ किसके मध्य है, गरुड़ किसके मध्य हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य ही हो जाएगा। भारत और किसके मध्य हो जाएगा, फ्रांस के मध्य हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले संप्रति, संप्रति युद्धाभ्यास, तो ये किसके बीच में हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। ये किसके मध्य हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसके मध्य हो जाएगा, भारत और यूएसए के मध्य हो जाएगा। भारत और किसके मध्य हो जाएगा, यूएसए के मध्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले शांति उग्रसेना, तो ये किसके, भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। देखते हैं अपने दोबारा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। और प्रमुख कौन से हैं, तो अजय वारियर है, भारत और इंग्लैंड के मध्य है। अगर आपसे पूछ ले कि खंजर, भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। अगर आपसे पूछ ले कि मित्र, तो मित्र कहां पे हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य हो जाएगा। अगर गरुड़ पूछ ले तो भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन अगर आपसे मित्र शक्ति पूछ ले तो भारत और कहां पे हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। शांति अग्रसेना बोले, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा।
वहीं अगर आपसे संप्रति पूछे तो संप्रति भी कहाँ होगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य होगा। अगर वज्र प्रहार पूछे तो भारत और किसके बीच में हो जाएगा, यूएसए के मध्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए क्या किया है, समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन कितने सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य देश कितने हो जाएंगे, 28 सदस्य देश। कौन से हो जाएंगे, 28। इसका 28वां सदस्य देश कौन सा होगा, तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा, क्रोएशिया। उसका 28वां सदस्य देश कौन सा हो जाएगा, क्रोएशिया। यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका मुख्यालय पूछ ले तो ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम के अंदर है। ध्यान रखना है आपको। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के साथ में किस देश के साथ में समझौता किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, 28 सदस्य देश हैं। 28वां सदस्य देश कौन सा है, क्रोएशिया है। अच्छा, यूयू का मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। अच्छा, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आपको नाटो का भी मुख्यालय देखने को मिलता है। किसका मुख्यालय देखने को मिलता है, नाटो का मुख्यालय मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हाल ही में नया जो सदस्य देश बना, उस देश का नाम क्या होगा, फिनलैंड होगा। उस देश का सदस्य नाम क्या होगा, फिनलैंड होगा। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के लिए आपको बता दूं, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहां पे है, तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के ये किनारे स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जापान के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जापान कितने द्वीपों के ऊपर फैला हुआ है, जापान कितने द्वीपों के ऊपर फैला हुआ है, तो जापान के लिए याद रखना, जापान 4 द्वीपों पर फैला हुआ है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जापान कितने द्वीपों के ऊपर फैला हुआ है। जापान 4 द्वीपों पर फैला गया है। उन चारों द्वीपों के नाम देख लो, होक्किडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 4 द्वीप हैं। इन 4 द्वीपों के ऊपर जापान क्या हुआ, फैला हुआ है। ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ है, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण है, साउथ है। आपको सेट भी करवा सकता है, नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से द्वीप हैं, होक्किडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 4 द्वीपों के ऊपर ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इजराइल के बारे में, अगर पूछ ले कि इजराइल अभी चर्चा के अंदर है, फिलिस्तीन ने इसके ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण, हमास संगठन है उसने आक्रमण किया था। अच्छा, भारत ने इजराइल हमास युद्ध, ठीक है, इजराइल हमास युद्ध के अंदर भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है, अजय। भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम क्या है, अजय। ठीक है, विश्व के अंदर सबसे अच्छी जो पावर है, ठीक है, वो किसके पास में, इजराइल के पास में। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसके जो सुरक्षा प्रणाली है, मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, उस प्रणाली का नाम क्या है, आयरन डोम है, आयरन डोम है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि इजराइल के पीएम कौन है, इजराइल के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये इजराइल के क्या है, पीएम। अच्छा, इजराइल की खुफिया एजेंसी की बात करें, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद है। ठीक है, आपको मैं दोबारा देखते हूँ, भारत ने किस देश के साथ में सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका नाम क्या होगा, ईयू होगा। ईयू में कितने सदस्य देश हैं, 28 देश हैं। ईयू की मुख्यालय कहां पे है, तो बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम कहां पे है, ब्रुसेल्स के अंदर है, ब्रुसेल्स के अंदर। और ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, इसका नया सदस्य देश कौन सा था, क्रोएशिया था। ठीक है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है, वहां पे नाटो का भी क्या मिलता है, आपको मुख्यालय मिलता है। नाटो का पूरा नाम क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब अगर बात करें नाटो का नया सदस्य देश कौन सा है, तो उसका नया सदस्य देश कौन सा है, फिनलैंड हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें अमेरिका की बात करें, तो यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क कहां पे है, तो हडसन नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, जापान कितने द्वीपों में फैला हुआ है, 4 द्वीपों पे, होक्किडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु के ऊपर है। अगर इजराइल की बात करें, तो इजराइल और हमास युद्ध के अंदर भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था,
वहां के नागरिक, जो भारतीय नागरिक थे, उन्हें वहां से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है। इसराइल के पीएम कौन है, बेंजामिन है, ठीक है। इसराइल की जो मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, आयरन डोम होगा। अगर मिसाइल की खुफिया एजेंसी का नाम पूछे तो उसका नाम क्या होगा, मोसाद होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 25 मीटर रैपिड फायर के अंदर, ठीक है, भारत के लिए पहली बार किसने कांस्य पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने इसके लिए क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। उस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, अनीस भनवाल होगा, ठीक है। अनीस भनवाल इसका आंसर होगा। अगर बात करते हैं अपूर्वी चंदेला की, अपूर्वी चंदेला क्या है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर भी इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर कौन है, तो इन्होंने भी क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेल से संबंधित रखते हैं, तो ये भी किससे, निशानेबाजी से संबंध रखती है। अगर राही सरनोबत की बात करें तो ये भी क्या है, विश्व कप निशानेबाजी में पहली बार इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, निशानेबाज हैं, ठीक है। और इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर पहली बार किसने स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, तो अनीस भनवाल होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल के हार्मीज, ठीक है, 900 यूएवी ड्रोन भारत में किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात की जा रही है तो आपको मैं बता दूं कि इजराइल के द्वारा, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए थे कि इजराइल जो अपन बोल रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू इसके क्या हैं, जो पीएम है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे ड्रोन भारत के अंदर कौन से किसके द्वारा मिलकर तैयार किए जाएंगे, तो उसका नाम होगा अडानी एरोस्पेस कंपनी। कंपनी का नाम क्या होगा, अडानी एरोस्पेस कंपनी। अच्छा, भारत इजराइल से ड्रोन ले रहा है, भारत इजराइल से क्या ले रहा है, ड्रोन ले रहा है। उन ड्रोन के नाम अगर आपको पूछे तो आपको मैं बता दूं, उन ड्रोन के नाम क्या होंगे, एक तो होंगे सर्चर, सर्चर ड्रोन है, कहां से लिया है, इजराइल से लिया है। एक कहां, हेरॉन, ये कहां से लिया है, ईरान से लिया है। MQ-9B, ये भी कहां से लिया गया है, इजराइल से ही लिया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे कहां से लिए गए, इजराइल से लिए गए। अच्छा, अगर बात हो रही है डीआरडीओ की, ठीक है, डीआरडीओ इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ है, 1958 के अंदर हुआ है। जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगर बात करें कि स्टैब्लिश कब हुआ है तो ये 1958 के अंदर हुआ है। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है, टैगलाइन क्या होगा, बलस्य मूलम विज्ञानम। इसकी टैगलाइन क्या है, बलस्य मूल विज्ञानम, ये इसकी क्या है, टैगलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएस 2021 के अंदर ये जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये टैगलाइन आई थी कि डीआरडीओ की टैगलाइन क्या है, डीआरडीओ की टैगलाइन क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, इसकी क्या है, टैगलाइन है, ठीक है। अच्छा, इसके जो हेड है वो कौन है, तो इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, इसके क्या है, प्रमुख हैं, ठीक है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का पूरा नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान, बात किसकी हो रही है, लड़ाकू विमान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उड़ान भरी थी। इस क्वेश्चन को तो छाप लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो एग्जाम के अंदर तो ये छप चुका है। कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन इसके आने के पक्का चांस है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, LCA तेजस होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, LCA तेजस होगा, ठीक है। स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित है। अच्छा, तेजस मार्क 2 ये अगला संस्करण है, ये अगली पीढ़ी का क्या है, संस्करण है। अगर अपन बात करें सुखोई MiG-21, ये दोनों ही कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ये दोनों क्या है, लड़ाकू विमान है, सुखोई हो गया, MiG-21 हो गया, ये कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए। अच्छा, अगर रूस की बात हो रही है तो S-400 रक्षा मिसाइल, ये कहां से ली गई है, तो ये भी कहां से ली गई है, रूस से लिए गए। ये कहां से ली गई है, रूस से ली गई है। सुखोई हो गया, MiG-21 हो गया, ये सब कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। तेजस भारत के अंदर निर्मित है, ठीक है। और इसके अंदर जो अभी क्या है, पीएम ने उड़ान भरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
म्यांमार के विद्रोहियों ने भारत के किस राज्य की सीमा के ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। म्यांमार के जो विद्रोही हैं उन्होंने भारत के किस राज्य की सीमा के ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मिजोरम। अच्छा, मिजोरम की जब बात आ रही है तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लुसाई की पहाड़ियां कहां पे है, लुसाई की पहाड़ियां, ये जो मैं अलग से फैक्ट बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम के अंदर ये बार बार क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। लुसाई की पहाड़ियां, ब्लैक माउंटेन, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब कहाँ पे हैं? मिजोरम के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है नामचा बरवा, नामचा बरवा, डाफला, नामचा बरवा हो गया, डाफला हो गया, ये सब कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नामचा बरवा हो गया, डाफला हो गया। अच्छा, अगर मणिपुर का पूछ ले तो मणिपुर के अंदर कौन सी है? तो एक तो यहाँ पे लेमाटोल, लेमाटोल की क्या है? पहाड़ियां हैं। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां मिलेगी? नेमाटोल की पहाड़ियां। नागालैंड के अंदर कौन सा मिलेगा? नगा पहाड़ मिलेगा, नगा पहाड़। ठीक है। अगर नगा पर्वत पूछ ले, नगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा। अगर अपन बात करते हैं हिमालय की, हिमालय के अंदर मुख्य हिमालय का अगर विस्तार की बात करते हैं तो नगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक स्थित है। नगा पर्वत से लेके कहां तक होगा? नामचा बरवा तक स्थित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाल ही में सतलज नदी में किस तत्व की खोज की गई है? हाल ही में सतलज नदी है, सतलज नदी में किस तत्व की खोज की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेंटलम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेंटलम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगर, हाँ अच्छा, यूरेनियम है, यूरेनियम को क्या कहते हैं? पीला सोना कहते हैं। ठीक है, यूरेनियम को क्या कहते हैं? पीला सोना, पिच ब्लेड भी कहते हैं। पिच ब्लेड भी कहते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं? पिच ब्लेड भी। यूरेनियम भारत में कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा खानों में। जादूगोड़ा खाने कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। जादूगोड़ा खाने कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। यहाँ से इसका क्या होता है? उत्खनन होता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात हो रही है सतलज नदी की, सतलज नदी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के अंदर, सिंधु नदी का अगर पूछ ले उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है बोखरचू ग्लेशियर से। सिंधु नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? बोखरचू ग्लेशियर। अच्छा, बोखरचू ग्लेशियर कहां पे है? तो ये है मानसरोवर, तिब्बत के अंदर। ये कहां पे है? मानसरोवर तिब्बत के अंदर है। मानसरोवर तिब्बत के अंदर है। ठीक है, कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। अच्छा, सिंधु नदी से, अच्छा एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? चिनाब। नदी का नाम क्या हो गया? चिनाब नदी। ये भारत में उद्गम हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक नदी आके गिर रही है, उस नदी का नाम क्या हो गया? झेलम हो गया। ठीक है। इस चिनाब के अंदर एक नदी और आके गिर रही है, उस नदी का नाम क्या हो गया? सतलज नदी। ठीक है। इस चिनाब के अंदर एक नदी आके और गिर रही है, उस नदी का नाम क्या हो गया? रावी नदी। इस नदी का नाम क्या हो गया? रावी नदी। अपन पढ़ रहे हैं सतलज नदी, सतलज नदी के अंदर भी एक नदी आके गिर रही है, उस नदी का नाम क्या हो गया? तो उस नदी का नाम हो गया व्यास नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब की सब नदियां, इन सब का उद्गम कहां से हो रहा है? तो इन सब का उद्गम कहां से हो रहा है? भारत से हो रहा है। इन सब का उद्गम कहां से हो रहा है? भारत से हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि सतलज नदी, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा है सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल झील से। सतलज नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? राक्षस ताल झील से। अच्छा, ये राक्षस ताल झील कहां पे है? तो इस झील की, राक्षस ताल झील की बात करें तो ये झील कहां पे है? तिब्बत, मानसरोवर में है। अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी का नाम क्या होगा? अच्छा, व्यास का विपाशा होगा। ठीक है। सतलज का सतुत्री होगा। और चिनाब का क्या होगा? अस्किनी होगा। ठीक है, ये इन नदियों। अच्छा, रावी का पुराना नाम क्या होगा? तो पुरुषनी नदी है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, सतलज का पुराना नाम पूछता है एग्जाम के अंदर, वितिस्ता है। ठीक है।
सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था वितिस्ता नदी किनारे हुआ था, ठीक है। भारत के अंदर चिनाब, चिनाब का नदी का पुराना नाम क्या मिलेगा? अस्कनी मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे रावी का पूछ ले तो परुष्णी, इसका क्या नाम मिलेगा? पुराना नाम मिलेगा। अगर व्यास का पूछ ले विपाशा नाम मिलेगा। सतलज का पूछ ले सतुद्री नदी, इसका क्या है? पुराना नाम है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारी परियोजना चल रही है, ठीक है। अगर नाथपा आखिरी बात बोले तो कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल होगा, सतलज नदी होगा। गोविंद सागर जलाशय होगा तो कौन सा होगा? सतलज नदी पे होगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रणजीत सागर कहाँ पे है, तो रावी नदी के ऊपर है। सलाल, बगलियार, दुलस्ती ये सब कहाँ पे है? चिनाब नदी के ऊपर है। किशन गंगा ये कहाँ पे होगा? तो ये झेलम की सहायक है, किशन गंगा उसके ऊपर होगा। झेलम नदी के ऊपर उरी और सतलुज परियोजना, उरी और तुलबुल परियोजना, उरी और कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है? ठीक है, बात किसकी हो रही है? सोलर एक्सप्रेसवे की हो रही है। किस राज्य का? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अभी सीएम आपको पता है योगी आदित्यनाथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक, देश के सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो उस आंसर क्या होगा? यूपी होगा। सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहां पे है? यूपी में है। अगर नेशनल पार्क बोले तो दूधवा, दूधवा नेशनल पार्क ये भी कहां पे है? तो ये भी कहां पे होगा? यूपी के अंदर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला स्किन बैंक ये कहां खोला गया था? ठीक है, बात हो रही है स्किन बैंक की हो रही है। स्किन बैंक का पे अगर पूछ लिया जाए तो कहां पे खोला गया था, तो ये खोला गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। अगर इस मिल की बात करें तो मानव शरीर के अंदर लसिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जो आपके आने वाले हानिकारक जो भी वायरस, जीवाणु वगैरह होते हैं इन्हें नष्ट करने की। ये त्वचा के अंदर होती है, ठीक है, आंख के अंदर होती है, एक त्वचा में होती है, आंख में होती है और एक मुंह के अंदर होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पनामा में भारत का पहला राजदूत, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत ने इसमें क्या किया है? पहली बार किसको किया है? राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले कोई राजदूत नियुक्त नहीं था। पनामा एक छोटा सा शहर है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? सुमित सेठ होगा। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? सुमित सेठ होगा। एस जानकी रमन ये कौन है? तो एस जानकी रमन ना आप जानते हो अपने रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ये आरबीआई के क्या बने हैं? डिप्टी गवर्नर बने हैं, ठीक है। अगर आप आरबीआई के गवर्नर की बात करें, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास ये आरबीआई के क्या है? गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर कौन होंगे? एस जानकी रमन होंगे। अगर सलमान रश्दी की बात की जा रही है तो सलमान रश्दी कौन है? तो ये लेखक हैं, ठीक है। इन्हें अभी जर्मन शांति पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है? जर्मन शांति पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो सलमान रश्दी को मिला है। एस जानकी रमन क्या है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अगर आरबीआई गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे भारत का पनामा के अंदर पहला किसे राजदूत नियुक्त किया? सुमित सेठ को किया गया। अच्छा, अगर बात हो रही है पनामा की बारे में तो पनामा के लिए मैं आपको 2-3 फैक्ट और बता देता हूं। अगर ये कॉन्टिनेंट की बात करें कि ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये कौन सा होगा? नॉर्दर्न अमेरिका। ये कौन सा हो गया? नॉर्दर्न अमेरिका। और ये कौन सा हो गया? सर्दर्न अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है और ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। अगर इस तरफ बात करें कि कौन सा महासागर है, इस तरफ अगर बात करें कि अपन कौन सा महासागर है, तो इस महासागर का नाम क्या होगा? अटलांटिक महासागर। इस महासागर का नाम क्या होगा? अटलांटिक महासागर होगा, ठीक है। अगर बात करें कि इस तरफ कौन सा महासागर है, इस तरफ महासागर है, उस महासागर का नाम क्या होगा? प्रशांत महासागर। इस महासागर का नाम क्या होगा? प्रशांत महासागर, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये देखो, आपको पता होगा ये रेखा कौन सी है? इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के इधर कौन सा हो गया? इधर इक्वेटर के इधर कौन सा हो गया? तो सर्दन हो गया। इधर कौन सा हो गया? नॉर्दर्न हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो अटलांटिक के इधर वाला हिस्सा है ये इसको क्या कह दिया? उत्तरी अटलांटिक
महासागर, इसको क्या कह दिया, उत्तरी अटलांटिक। अरे कहा ना, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, तो ये सर्दन के अंदर है, ठीक है, सर्दन हेमिस्फीयर के अंदर है, ये नॉर्दर्न के अंदर है, ये सर्दन के अंदर है। नॉर्दर्न के होने की वजह से इसी अटलांटिक महासागर के ये जो नॉर्दर्न वाले पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या बोल दिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इधर वाला पार्ट क्या होगा, दक्षिण अटलांटिक महासागर। दोनों को ज्वाइंट रूप से अपन क्या कह सकते हैं, अटलांटिक महासागर, ठीक, ठीक है। इधर कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। अब अगर आपके पूछ लिया जाए कि ये पनामा है कहां पे, तो पनामा नहर है, ये पनामा देश है। पनामा देश की इकोनॉमी का जो मेन साधन है वो क्या है, पनामा नहर है। पनामा नहर किन दोनों सागरों को जोड़ती है, तो अपन कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागरों के से, प्रशांत महासागर से, या उत्तरी प्रशांत महासागर से। अगर आपको सागर पूछ लिया जाए तो इधर कौन सा होगा, कैरेबियन सागर होगा। इधर कौन सा सागर हो गया, कैरेबियन सागर हो गया, ठीक है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, तो बात मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, पनामा नहर की। पनामा नहर, अगर पूछ लिया जाए पनामा नहर किसे अलग करती है, तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को किससे करती है, दक्षिण अमेरिका से करती है। पनामा नहर जोड़ती किसे है, तो पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक महासागर बोल दो, या अटलांटिक महासागर बोल दो, या कैरेबियन सागर बोल दो, इससे जोड़ती है। किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। वह कौन सी नहर है जो लोक सिस्टम के ऊपर काम करती है, तो वह कौन सी नहर है जो लोक सिस्टम के ऊपर काम करती है, तो पनामा नहर है। पनामा नहर किसके ऊपर काम कर रही है, लोक सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। आरएस परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी नहर है जो लोक सिस्टम के ऊपर काम करती है, तो पनामा नहर किसके ऊपर काम कर रही है, लोक सिस्टम के ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कि इसके प्रशांत महासागर के ऊपर कौन सा बंदरगाह है, तो इस बंदरगाह का नाम क्या होगा, पनामा। अगर इधर वाले बंदरगाह का नाम पूछ लिया जाए तो उस बंदरगाह का नाम होगा कोलन बंदरगाह। इधर कौन सा बंदरगाह होगा, कोलन बंदरगाह। इधर कौन सा, पनामा बंदरगाह। इधर कौन सा, कैरेबियन सागर। अगर बोल दें उत्तरी अटलांटिक महासागर तो भी बात है, अगर बोल दें अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, अंध महासागर होगा। तो ये किसे जोड़ता है, तो जोड़ तो किसे रहा है, प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से, अलग किसे कर रहा है, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। वह कौन सी नहर है जो लोक सिस्टम पे काम करती है, पनामा नहर लोक सिस्टम पे काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे होगा, ओडिशा। ओडिशा में भी कहां पे, भुवनेश्वर। अगर बात जनजाति की आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा से ही अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू अपनी जो राष्ट्रपति है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कहां से संबंध रखती है, ओडिशा से संबंध रखती है। कौन सी जनजाति से आती है, अपन बात करें जनजाति से, कौन सी जनजाति से आती है, तो द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से आती है, संथाल जनजाति से आती है। संथाल जनजाति से आती है। कौन सी जनजाति से आती है, संथाल जनजाति से ये आती है, ठीक है। अपन और देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति है, कौन सी जनजाति से आती है, संथाल जनजाति से आती है। ये जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर अपन ने इसका क्या किया, आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री जल से अपन क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं। कौन से जो आईआईटी है उसने इसका क्या किया है, आविष्कार किया है, तो उसका कौन सा होगा, आईआईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब अगर बात हो रही है समुद्री जल की, तो दो चार फैक्ट मैं आपको समुद्री जल के लिए बता देता हूं। एक तो है समुद्री जल, समुद्री जल है तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री जल में लवणता कितनी होती है, लवणता कितनी होती है समुद्री जल में, तो 35% होती है। लवणता कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना, छाप लेना। समुद्री जल में लवणता कितनी होती है, 35% होती है। 35% का मीन क्या मतलब क्या हुआ कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। 35 ग्राम प्रति, अगर 1000 ग्राम आप जल लोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 35 ग्राम आपको समुद्र के अंदर क्या मिलेगी, लवणता मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो अगर ये इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा, सर्दर्न हेमिस्फीयर। 10 से
30 डिग्री के मध्य तो ये इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इधर 20 से 40 डिग्री के मध्य ये सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समुद्री लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र के अंदर सर्वाधिक जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो उस तत्व का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सेकंड नंबर पे पूछे मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड नंबर पे पूछे मैग्नीशियम सल्फेट। और फोर्थ नंबर पे बोल रहे तो सोडियम सल्फेट। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री जल की लवणता सर्वाधिक किसकी पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो लवणता है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील। कौन सी झील है? वान झील है। और वान झील कहाँ पे है? टर्की के अंदर है। वान झील कहाँ पे है? टर्की में है। और इसकी लवणता कितनी होती है? 330%। विश्व में सबसे ज्यादा जो लवणता है टर्की की वान झील में पाई जाती है। ये कहाँ पे है? टर्की के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री लवणता सर्वाधिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ मिलेगी, 10 से 30 डिग्री के अंदर जो उत्तरी अक्षांश है उसके अंदर मिलेगी। अगर सर्दन के अंदर पूछा 20 से 40 डिग्री सर्दन हेमिस्फीयर के अंदर आपको ये समुद्री लवणता सर्वाधिक मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। 35% मतलब 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के ऊपर होता है। सोडियम क्लोराइड, अच्छा VVIP वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, छाप लेना इसको, चाहे एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि इसको क्रम से सेट करवाते हैं। ठीक है, कि समुद्री जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सेकंड नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट, और फोर्थ नंबर पे सोडियम सल्फेट। ये चारों तत्व आपको याद कर लेने, लिख लेने, नोट कर लेने, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है? अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कहां पे है ये? आसाम के अंदर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आसाम होगा। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, आसाम के अंदर है। आसाम के और कौन कौन से हैं? ठीक है, आसाम के अगर पूछे डिब्रू साइखोवा, मानस, ठीक है, काजीरंगा, ये सब कहां पे है? आसाम के अंदर। काजीरंगा के लिए एक फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको कि एक सिंग वाला गेंडा, गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होगा? राइनोसोर्स। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है राइनोसोर्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा। एक सिंग वाला गेंडे का दूसरा नाम क्या है? राइनोसोर्स है। ये भी कहां पे होगा? असम में होगा। मानस कहां पे है? तो ये भी असम में। डिब्रू साइखोवा कहां पे? तो ये भी कहां पे होगा? असम के अंदर होगा। अगर मिकिर पूछे, मिकिर नहीं, मिकिर की पहाड़ियां पूछे, अगर मिकिर की पहाड़ियां बोले, मिकिर की पहाड़ियां बोले तो वो कहां पे होगी? आसाम के अंदर होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, तो वो कहां पे है? तो वो भी कहां पे होगा? आसाम के अंदर होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे जनजातियों को बाहर निकालने के लिए क्या दिया? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कहां पे? असम में। असम के और कौन से हैं? तो डिब्री साइखोवा है, मानस है, काजीरंगा है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए। एक सिंग वाले गेंडे का दूसरा नाम क्या है? तो एक सिंग वाले गेंडे का दूसरा नाम क्या हो गया? राइनासोर्स हो गया। ठीक है, अगर मिकिर की पहाड़ियां बोले तो भी कहां पे होगा? आसाम होगा। और नामेरी नेशनल पार्क बोले तो भी उसका आंसर क्या होगा? आसाम होगा। अपन इसके लिए और फैक्ट देख लेते हैं। अगर तमिलनाडु के अंदर पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मुकुर्थी, मुकुर्थी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, और हो गया डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है? डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य बोला है मैंने, सलीम अली नेशनल पार्क नहीं बोला है। अगर सलीम अली नेशनल पार्क बोलता हूं तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अगर सलीम अली अभ्यारण्य बोलता हूं तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा है? सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा माफी चाहता हूं। सलीम अली पक्षी विज्ञान के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, ठीक है, इसका क्या होगा, पक्षी विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। अगर सलीम अली नेशनल पार्क बोले तो जम्मू कश्मीर होगा, और सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे है, तो ये सब के सब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर है। अगर बात करते हैं केरल के अंदर, पेरियार हो गया, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया, हाथियों का घर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हाथियों का घर कहते हैं। पेरियार नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, हाथियों का घर कहते हैं, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे पेरियार नदी भी बहती है, पेरियार नदी भी बहती है। पेरियार नदी कहां से इसका उद्गम होता है, शिवगिरी की पहाड़ियों से होता है, शिवगिरी की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल के अंदर है। इसे हाथियों का क्या कहते हैं, घर कहते हैं। साइलेंट वैली, अगर पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली ये कहां पे है, तो ये भी कहां पे होगा, केरल में होगा। पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, और क्या हो गया, एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क है, तो ये भी कहां पे हो गया, तो ये भी कहां पे हो जाएगा, केरल के अंदर हो जाएगा। अगर एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर हो जाएगा कान्हा, पन्ना, पेच, बांधवगढ़, ये सारे के सारे कहां पे हो जाएंगे, एमपी में हो जाएंगे। अगर टाइगर स्टेट की बात करें तो टाइगर स्टेट भी किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट भी एमपी को ही कहते हैं। एमपी को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कहां पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक क्या किया है, जारी किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपन थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे कि कौन सी, अगर हाँ अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है तो नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा, ठीक है। नामचा बरवा ये कहां पे है, पहाड़ियां, तो ये कहां पे होगी, तो ये कहां पे हो जाएगी, यहीं पे हो। डाफला ये कहां पे हो जाएगी, तो ये भी यहीं पे हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, बोमडिला, बोमडिला कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। बो दीफू, दीफू दर्रा ये भी कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा लेना। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंटर कर रही है, यांगयाप दर्रे से भारत के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। बोमडिला हो गया, दीफू हो गया, यांगयाप हो गया, पांगसांड दर्रा ये दर्रा भी कहां पे है, तो ये दर्रा भी कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होगा। ये दर्रा भी कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का चिमयुंगदुंग ग्लेशियर से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। इसकी अगर दाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो मानस हो गया, तीस्ता हो गया, मानस हो गया, तीस्ता हो गया, सुबनसिरी हो गया। अगर इसकी बाएं हाथ की नदियों की बात करें तो दिहांग हो गया, दिहांग हो गया, लोहित हो गया, और लोहित के बाद में धनसिरी हो गया। लोहित नदी वही है जिसके ऊपर आपको ढोला सदिया पुल मिलेगा, आपको लोहित नदी पे कौन सा मिलेगा, ढोला सदिया पुल मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बाएं हाथ की सहायक नदियां, और ये क्या हो जाएगी, दाएं हाथ की नदियां हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया आप मैसेज के द्वारा जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ में इसे शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।